नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2015 का आरएस का जो मेंस का पेपर लगा था उसका पेपर 2 को। सबसे पहली बात ये कि वर्तमान में सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें जो मैथ को हटाकर प्रशासकीय एथिक्स जोड़ दी गई है, जिसको क्वेश्चंस यहाँ पे अपने को नहीं मिलेंगे। अपने को यहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे साइंस के और दूसरा भूगोल के, जिसमें भूगोल में राजस्थान की भी होगी, भारत की भी होगी और वर्ल्ड की भी होगी, तीनों की मिल जाएंगे। और साइंस अपने को पूरी साइंस यहाँ पे मिलेगी। इसका सबसे पहले क्वेश्चंस की बात अपन करते हैं तो मैथ से संबंधित क्वेश्चन है शायद, तो इसको अपना छोड़ देते हैं। एक मिनट, इसको डिस्कस करने से आपका मतलब भी नहीं है ना। हाँ, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन सेकंड यूनिट में आ गए साइंस में। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो बिल्कुल समान द्रव्यमान के समरूप धातु के गोले ए व बी के यदि ए को क्यों धनात्मक आवेश से आवेशित किया जाता है, बी को क्यों ऋणात्मक आवेश से आवेशित किया जाता है, तो आवेश के पश्चात कौन सा गोला भारी होगा। धातु के गोले फिजिक्स वाला क्वेश्चन है भाई, एक दो क्वेश्चन तो इनको अपने को सहन करना होगा। ये ब्रोमीन जो तत्व है ना, इसका अपने को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सबसे पहले बात है इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें 80 वगैरह में से इनमें घटाघट की निकालनी होती है अपने को। नेक्स्ट, प्रथम उष्मागतिकी के नियम के उपप्रमेय हेस के नियम का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। स्व पोषित पोषण को परिभाषित कीजिए। स्व पोषित पोषण के प्रकारों के नाम बताइए। डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो खुद का पोषण खुद ही बना लेते हैं, किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसको उसके परिभाषित करने हैं। इसके प्रकारों के नाम लिखने हैं अपने को। तो ऑटोट्रोफ्स में अपना किस किस को शामिल कर लेते हैं भाई। ऑटोट्रोफ्स में जो ये सूक्ष्म जीवी होते हैं, जो कवक वगैरह होते हैं, ये खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं और खुद ही वो कर लेते हैं, तो ये ऑटोट्रोफ्स में शामिल है। दृक दृष्टि क्या है, इस दोष को कैसे सुधारा जा सकता है। दृक दृष्टि यानी कि दूर का तो सही दिखाई देता है लेकिन पास का सही नहीं दिखाई देता है, तो उसे दूरदृष्टि दोष या दृक दृष्टि दोष कहा जाता है। इसको उपाय अवतल लेंस द्वारा इसको सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। हीरे की चमक को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर समझाइए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सबसे पहली बात है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या हो गया, यानी कि किसी भी चीज़ पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह उसके अंदर ही दो कोणों का निर्माण हो जाता है ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसको कहा जाता है। यानी कि जो कोई पदार्थ हो, जैसे हीरा हुआ, हीरे की अगर एक कॉर्नर से हीरे में एक कॉर्नर से अगर हीरे में चमक दिखाई देती है, उससे बहुत सारी चमक उत्पन्न हो जाती है, तो वह टोटल इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। यानी कि इसके अंतर्गत एक कोने से अपन प्रकाश को डालते तो वह प्रकाश को परावर्तन कर लेते, फिर वह प्रकाश दूसरे कोने से निकलता है तो वह तीसरे कोने से टकरा कर अंदर ही अंदर परावर्तित होकर उसकी बहुत सारी चमक यहाँ पे दिखाई देती है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बोतल खोलने पर गैस सनसनाहट के साथ बाहर क्यों आती है। ये तो भाई साहब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ऐसे मान के चलो। गोल्डन राइस पर अपने को टिप्पणी लिखनी है, ये उस टाइम पे चर्चा में भी था। गोल्डन राइस का मतलब ये हो गया कि ऐसे चावल जिसके अंतर्गत पोषण के सभी तत्व विद्यमान हो, साथ ही सारे विटामिन विद्यमान हो, जिसका उद्देश्य हो गया कि भाई जो गरीब और भूख से पीड़ित जनता को अगर ये चावल दिए जाएंगे तो उनको पूरा न्यूट्रिशन प्राप्त हो जाएगा। और इस पर गोल्डन राइस को विकसित करने में फिलीपींस में इसका विकास किया जा रहा है, और जो क्लिंटन का फाउंडेशन है वो इस पर सहायता देता है इसके विकास करने में। मानव में एबीओ रक्त समूह की वंशागति को समझाइए। इसमें अपने को
रक्त समूह के बारे में बताना है। ये रक्त समूह और बी रक्त समूह और रक्त समूह से किस प्रकार वंशगति आगे बढ़ती है, ये अपने क्या बताने। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। भारत के विज्ञान व प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में एक प्रमुख वैज्ञानिक तथा राष्ट्रपति भी रहे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। सबसे पहले बात करते थे, इन्होंने जो भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी है ना, उसके अंतर्गत जो अब वर्तमान में अपना अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह बना रहे हैं ना, वह उसका सारा क्रेडिट अब्दुल कलाम जी को जाता है। इन्होंने जो ईंधन प्रणाली बनाई, वह सारा कार्य और भी बहुत सारे इनके योगदान है, वो अपने को बताने हैं कि भाई मिसाइल प्रौद्योगिकी में इन्होंने कैसा अपना योगदान दिया। साथ ही इन्होंने देश को किस प्रकार सर्व किया, इसरो में रहते हुए इन्होंने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बताई, परमाणु कार्यक्रम में इनका क्या योगदान रहा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियन शब्द को परिभाषित कीजिए। विलियन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक प्रकार के विलियन का उदाहरण देते हैं, साहित्य संक्षेप में लिखिए। डिफाइन द टर्म ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर देयर, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप ऑफ एग्जाम्पल, ये अपने को यहाँ बताना है। नेक्स्ट, एक कॉलोनी प्रतिरक्षी क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार उत्पादित किया जाता है, व्हाट आर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये अपने को एंटीबॉडीज के बारे में बताना है। नेक्स्ट, भारत के विशेष संदर्भ में जैव विविधता के समस्थानीय संरक्षण का वर्णन कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जैव विविधता में समस्थानीय संरक्षण क्या होता है। यानी कि जीव जंतु, वन्य जीवों तथा पशु पक्षियों को उनके हैबिटेट, जो उनका पर्यावास है, उनका जो क्षेत्र है, उसके अंतर्गत ही उनको सुरक्षित तरीके से रखना और उनका संरक्षण करना सविस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसके अंतर्गत हम वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करते हैं, जिसके अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्यों को सुरक्षा बनाए रखने के लिए नियम बनाते हैं कि उनमें किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाए, साथ में उनमें सुरक्षित रखने के लिए सरकार नियम बनाती है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है, इसके अलावा जैविक उद्यान घोषित करती है। ये सारे उपाय सविस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। अपने को बहुत विस्तृत तरीके से बताना, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान हो गए, रणथंभौर में किस प्रजाति के लिए, भाई टाइगर के लिए बनाया गया है, सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में अपन बता सकते हैं। दो चार अभ्यारण्यों के नाम लिखते हुए अपने को यहाँ पे स्पष्ट करना। नेक्स्ट है, सिंडर शंकु ज्वालामुखी क्या है। सिंडर शंकु ज्वालामुखी क्या है, सबसे पहली बात अपने करते हैं ज्वालामुखी में सिंडर शंकु यानी कि एक ऐसा ज्वालामुखी जो जिसकी ऊंचाई काफ़ी हो, साथ ही उसके ऊपर में एक क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है और उसके आसपास में छोटे छोटे छोटी शंकुओं का निर्माण हो जाता है, और सिंडर शंकु कहलाता है, एक लंबा शंकु। मेसा को परिभाषित कीजिए। मेसा जो पठार वगैरह का ये छोटा मोटा भाग है ना। नेक्स्ट है, सह्याद्री क्या है। जो मध्य भारत हो गया ना, महाराष्ट्र वगैरह और इनके जो रीजन में जो पहाड़ है ना, उनको सह्याद्री पहाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व से अधिक घनत्व वाले जिलों का नाम लिखिए। जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, और एक जिला हो रहा वालरा से आपका क्या हास्य है। वालरा जो दक्षिण राजस्थान में जो भील जनजाति द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, उसको वालरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, वलित पर्वत क्या है। वलित पर्वत कुछ उदाहरण देकर उनकी अवस्थिति के साथ दीजिए। सबसे पहली बात है, फोल्ड माउंटेन्स क्या है। फोल्ड माउंटेन्स वलित पर्वत यानी कि दो चट्टानों के आपस में टकराने से एक चट्टान ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पर वलित पर्वत का निर्माण हो जाता है।
ठीक है। वलित पर्वत का, यह तो वलित पर्वत क्या है ये बता दिया अपने। वलित पर्वत के कुछ उदाहरण अपने को यहाँ बताने। सबसे पहली बात है कि राजस्थान के जो अरावली पर्वत है वह भी वलित पर्वत का उदाहरण है। ये काफ़ी प्राचीन पर्वत है। दूसरा नवीन पर्वत में अपन अपलेशियन पर्वतों को बता सकते हैं, और अमेरिका के एंडीज पर्वतों को बता सकते हैं, और हिमालय पर्वत भी वलित पर्वत ही है। ये 4-5 उदाहरण अपन दी थी। नेक्स्ट, भूगर्भिक समय सारणी के मध्यजीवी महाक्लब की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखिए 2016 में भी इससे क्वेश्चन पूछा, 2015 में भी इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, और यानी कि अपने को भूगर्भिक समय सारणी को अपने को आराम से बताना है। भूगर्भिक समय सारणी में जो मेसोजोइक एरा है ना, उसके अंतर्गत क्रिटेशियस काल हो गया, जूरासिक काल हो गया। इसके अंतर्गत कैसे जीवों का किस प्रकार विकास हुआ, कौन से पर्वतों का विकास हुआ, ये अपने को यहाँ बताना है। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या वृद्धि वर्ष 1900 में अब तक के रुझानों परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले 1900 से शुरू कर देते हैं अपन। 1911 से 1921 के मध्य भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी जाती है, और यह एकमात्र मौका है जब भारत में जन्म दर ऋणात्मक हुई। इसका कारण ये है कि उस समय भूखमरी और स्वास्थ्य की इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। उसके बाद में अपन चलते हैं धीरे धीरे 1950 में, जब स्वतंत्रता के बाद में 1950 से 1981 तक के काल की बात कर लेते हैं। यहाँ अपन 1950-60 के बीच के काल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात 1950 से 1981, मैन तो 1971 से लेकर 1960 से लेकर 81 के बीच की बात करें ना, तो जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट का काल क्यों कहेंगे? क्योंकि इस समय हरित क्रांति हो चुकी थी, खाद्यान्नों में भारत एक तरह से आत्मनिर्भर हो चुका था, तो भूखमरी की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लग गई थी। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार होने लगा, तो मृत्यु दर में भी कमी आने लगी। इसे जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। इसके बाद में तो एक नियमित वृद्धि दर अपन कह सकते हैं कि जैसे हिंदू वृद्धि दर का भी नाम दिया जाता है, वह नियमित वृद्धि दर चलती रही। अभी प्रेजेंट में भी वो वृद्धि दर चल रही है। इस और साथ में अपन 2011 वाले जो प्रमुख रुझान है वो बता सकते हैं। छोटा नागपुर पठार के विस्तार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। सबसे पहली बात है छोटा नागपुर का पठार कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? मेन मुख्यतः झारखंड में, साथ में उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, और तक ये फैला हुआ है। ठीक है। इसके सबसे पहली बात है इसका विस्तार अपन ने बता दिया। ठीक है। छोटा नागपुर पठार में इसका महत्व क्या है? सबसे पहली बात ये कि यह खनिजों का अजायब वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत का जो कोयला है वह भी इस क्षेत्र में पाया जाता है, लोहा भी इस क्षेत्र में पाया जाता है, मैंगनीज भी इस क्षेत्र में पाया जाता है, बॉक्साइट भी इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास हुआ है वह भी इस क्षेत्र में हुआ है। झारखंड में ज़्यादातर विकास है इसी क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान के शीशा व जस्ता उत्पादन क्षेत्रों को वितरण के स्पष्ट कीजिए। राजस्थान में शीशा व जस्ता उत्पादन क्षेत्र, ज़्यादातर शीशा व जस्ता उत्पादन क्षेत्र उदयपुर में, जिसमें अपन देवबारी क्षेत्र को ले सकते हैं, और इसके अंतर्गत अपन खानों के नाम बता सकते हैं, जैसे रामपुर अंगूचा हो गई, और राजपुर दरीबा शीशा जस्ता वाली खाने हो गई। ये अपने यहाँ पे बताने हैं। इसके अलावा और भी खाने उनका विवरण भी अपने के यहाँ देना है। अब बड़े क्वेश्चन आ गए। विश्व में भूकंपों के वितरण का वर्णन कीजिए। विश्व में भूकंपों के वितरण का वर्णन कीजिए। भूकंप कहाँ पे ज़्यादा आते हैं, क्यों ही ज़्यादा वहाँ पर क्यों आते हैं, ये अपने को बताना। सबसे पहले तो अपन बता सकते हैं कि भाई उत्तरी अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग पर चट्टानों के टकराने के कारण वहाँ पर वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, तो वहाँ पर आते रहते हैं भूकंप वगैरह ना। तो इसके बाद में अपना बात करते हैं तो फिलीपींस द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, इनमें भी भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर महासागरीय और चट्टानों के टक्कर के कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। ये ज्वालामुखियाँ कभी भी विस्फोटक रूप धारण कर लेते हैं। ज्वालामुखी उत्पन्न होते ही यहाँ पर भूकंप आने लगता है। साथ ही अगर समुद्र में भूकंप आ जाता है तो फिर सुनामी की लहरें आ जाती हैं। इसके बाद में अपने हिमालय क्षेत्र भी भूकंप की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में टकराने के कारण हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ, और भूकंप आते ही रहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा
अभी वर्ल्ड के और भी जो जोन है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है और विस्तृत तरीके से बताना है, छोटा मोटा नहीं, विस्तृत तरीके से। भारत में दक्कन ट्रेप के प्रमुख क्षेत्रों का दक्कन ट्रेप के प्रमुख क्षेत्रों का विस्तार से विवेचन कीजिए। अब दक्कन ट्रेप पे अपन किस किस को शामिल करेंगे ये अब बताना है। दक्कन ट्रेप में अब दक्कन ट्रेप का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि गोंडवाना लैंड का भाग है ये। इसके अंतर्गत जो ज्वालामुखी का निर्माण हो, उससे जो पठारी भाग है, पर्वत भाग है जिनका निर्माण हुआ, जैसे मैसूर का पठार हो गया, मालाबार क्षेत्र हो गया, दक्षिण का क्षेत्र हो गया। इसके अलावा इधर आंध्र प्रदेश वाला तेलंगाना का पठार हो गया, तेलंगाना का क्षेत्र हो गया। ये सारे क्षेत्रों को अपने को एक एक का विस्तार बताना है, एक एक की अपने थोड़ी थोड़ी विशेषता बतानी है, इसका विस्तार भी अपना बता देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की ग्रासीय जनजाति की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई 2016 वाले में पूछा है भील जनजाति के, और यहाँ पूछ लिया ग्रासीय जनजाति के बारे में। सबसे पहली बात यह ग्रासीय जनजाति सिरोही जिले में, ज़्यादातर सिरोही जिले में केंद्रित है। पिंडवाना और आबू रोड तहसीलों में ज़्यादातर फैली हुई है। अब इसकी सामाजिक आर्थिक विशेषता, इसका समाज में किस प्रकार का रहन सहन है, कौन कौन सी इनकी प्रथाएं वो अपने को बतानी है, साथ में है इनका जीवनचर्या क्या है, इनका जीवन निर्वाह किस प्रकार होता है, इनका आर्थिक जीवन कैसा होता है, ये अपने को यहाँ पे ये बताना है। किस प्रकार ये अपने सामाजिक आर्थिक जीवन का गुजारा कर पाते हैं, ये अपना बताना। इसके साथ ये डिस्कशन हमारी पूरी हुई। सबसे पहली बात ये है कि डिस्कशन जल्दी इसलिए पूरी हो रही क्योंकि एक सेक्शन तो अब चेंज हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।